दोस्तों, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव है, लेकिन कई जगह चुनाव की तैयारी चल रही है। 2026 से लेकर 27 में कई जगह, कई स्टेट में जो स्टेट की सरकार है, वो बोल सकते हैं कि मतलब एक हार-जीत के मुहाने पे खड़े हैं। अब बीएमसी का चुनाव तो है, आप देख रहे हैं कि स 227 सीट है, उसमें से अगर महायुति को देखा जाए, तो 137 में मेरे ख्याल से बीजेपी लड़ रही है। 137 या हाँ, और 90 सीटों पर, हाँ, 137 पे बीजेपी और 90 सीट पे जो शिंदे साहब लड़ रहे हैं। इसमें उन्होंने सीट जो है, जो अजीत पवार है, उनके साथ गठबंधन नहीं हो पाया। उधर महायुति में जाएँगे, जो अघाड़ी है, उसमें देखने जाएँगे तो उसमें एंट्री हुई है राज ठाकरे की। लेकिन इसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बाजी मारा है कौन? तो उसमें है उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे 150 सीट पे शायद लड़ रहे हैं और 10 से 12 सीट दिया उन्होंने अजीत पवार को, शरद पवार को, और बाकी सीट जो है वो एमएनएस लड़ेगी। अब जो चुनाव का जो मैं जो देख रहा हूँ मुंबई में, जो मैं देख रहा हूँ, अब परसों तो वोटिंग है ही, मुझे लग रहा है कि इसमें भी जो महायुति है वो उसको ज़्यादा एज मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा विषय आज वो नहीं है, मेरा तमिलनाडु में देख रहे हैं कि तमिलनाडु मैं चुनाव के बारे में एक आकलन कर रहा हूँ। ये आकलन क्यों कर रहा हूँ? पूरा जो चुनाव का आकलन है वो केरल पे जाके आधारित होगा कि केरल में क्या सरकार बदल सकती है क्या? तो जब आदमी हारने के कगार पे होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि ऊट-पटांग बयान देने लगता है। जिसके बाद शब्द खत्म हो जाते हैं ना, तो वो ऐसे भाषा बोलेगा। अभी आप देखिए, राज ठाकरे का बयान आया अन्नामलाई को लेकर, जो कि मुझे लग रहा है कि राज ठाकरे कोई छोटा-मोटा लीडर नहीं है राह चलते। उनको ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। आप देखिए कि उनके बेटा ही लड़े थे, उनके इलाके से जहाँ से मराठी बहुल इलाका है, लेकिन उनकी हालत क्या हुई थी विधानसभा। वही जो आदित्य ठाकरे, अब देखिए आप हार गाँव जाओगे तो बोलोगे कि नहीं, ईवीएम खराब था या वोट चोरी हो गया, वो तो कोई लॉजिक नहीं है। अब जब वोट चोरी हुआ तो बीएमसी के चुनाव भी नहीं लड़ना चाहिए। अभी चुनाव लड़ोगे तो बोलोगे नहीं हम ही जीत रहे हैं, और हार जाओगे तो बोलोगे वोट चोरी हो गया। अभी देखिए जहाँ भी पंचायत के चुनाव हुए, जहाँ भी, जो आपने देखा होगा कि अरुणाचल में हुआ था अभी, तो जहाँ भी चुनाव हुआ वहाँ पे बैलेट पेपर से चुनाव, वहाँ भी ये लोग हार गए। तो आप चुनाव कैसे लड़ना चाहते हो, ये आपको डिफाइन करता है। अब ऐसे ही कांग्रेस जो है वो परेशान है। यहाँ पे बीएमसी के चुनाव में मैं तो कहीं भी कांग्रेस को नहीं देखा, मुंबई में कहीं भी घूम रहा हूँ। शिंदे साहब का काफ़ी प्रचार देखा मैंने, जो शिंदे साहब हैं। बीजेपी भी काफ़ी प्रचार कर रही है। उस उसके अलावा ज़्यादातर लोग मेरे को दिखे नहीं। मनसे मेरे इलाके में थोड़ा-सा उनका ऑफ़िस वगैरह है, तो उनके भी दिख गए। लेकिन कांग्रेस का मेरे को तो नहीं दिखा कोई भी रैली वगैरह। जबकि ये लोकल बॉडी के चुनाव में ना आपको गली-गली में लोग मिल जाएँगे घूमते हुए। हर गली में कोई ना कोई व्यक्ति है, किसी से जुड़ा है, वहाँ ऑफ़िसेज़ हैं, हर मोहल्ले में। तो वो उस तरह का है। लेकिन सवाल यहाँ है कि मैं यहाँ बात करने बैठा हूँ केरल का। जो आपने देखा होगा कि अमित शाह अभी केरल में उनकी रैली हुई, वहाँ पे उन्होंने दावा किया कि केरल में अब बीजेपी का सीएम होगा। आखिर ये दावे के पीछे की कहानी क्या है? मेन मुद्दा ये है। देखिए, अब अमित शाह ने जो बोला उसका वजह कुछ आंकड़े हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि 40-50 साल में कभी भी वहाँ पे बीजेपी का एमपी नहीं रहा। पहली बार वहाँ एमपी जीता। और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय निकायों का तिरुवनंतपुरम में चुनाव हुआ, उसमें सीपीएम को हटाकर बीजेपी ने कब्जा किया। जो कि आप बोल सकते हैं कि ग्रामीण से लेकर शहरी जगह पे भी लोगों ने वोट डाला होगा। अब सवाल ये उठता है कि आज तक लोग जानते होंगे कि केरल में तो देखिए हिंदू की संख्या कम है। लेकिन आपको डेमोग्राफी के हिसाब से बता दूं कि हिंदू है 20, जो 2011 का गणना है उसके हिसाब से 54.7% का हिंदू की जनसंख्या है। जो इस्लाम है, मुस्लिम को मानने वाले लोग 26 पॉइंट कुछ हैं, और 18 पॉइंट के आसपास क्रिश्चियन है। तो हिंदू आज भी वहां पे बहुल है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर किस वजह से बोला। आपने पूर्वोत्तर राज्यों में देखा होगा कि जहां पे बीजेपी कहीं नहीं थी, चाहे अरुणाचल हो, त्रिपुरा हो, वहां पे आपको ऑफिस बेरर भी नहीं मिलेंगे। आज वहां पे हर जगह पे बीजेपी की सरकार है। तो
इससे क्या होता है कि आपको एक बूस्ट मिलेगा कि भाई जिस तरह से धीरे-धीरे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने एक कैसे अपने वोट शेयर में जंप लिया और उसके बाद वहां पे कब्जा हो गया कि आज के टाइम में बीजेपी नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ी पार्टी है और स्ट्रांग पार्टी है। अगर सब जगह मिला ले तो आप बंगाल को भी ले सकते हैं उसमें। बंगाल में भी आज ममता बनर्जी के टीएमसी से अगर किसी की फाइट है तो बीजेपी से। बीजेपी 3 से 77 सीट पे पहुंची, जबकि लोग मानते हैं कि हार गई। अगर कांग्रेस जो है 54 से अगर 99 सीट पे पहुंच गई तो जीत गई और बीजेपी 3 से 77 पे पहुंच गई तो हारी हुई है। तो ये आज तक आकलन आपको समझ में नहीं आएगा। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह ने क्यों बोला होगा? 2011 में 11% बीजेपी का वोट था, 2016 में 16% और 2020 का जो 24 का 20 का चुनाव था, 24 का, उसमें 20% का आप देखेंगे तो वोट शेयर था। यानी कि बीजेपी 20%। अब कहीं भी स्टेट में अगर आप फाइट करते हैं चुनाव में और आप फाइट करके अगर मान लीजिए कि सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तो 32-33 से ऊपर आना चाहिए आपको वोट शेयर। तब आप एक मतलब आप समझ लीजिए कि आप वहाँ पे आ गए, मतलब 38 के आस-पास। तो उन्होंने देखा कि जिस तरह से बीजेपी ग्रो कर रही है जिस तरह से आगे बढ़ रही है, तो अब ज़्यादा दिन नहीं है क्योंकि 2024 के चुनाव के में जीतने के बाद इनकी हौसले और अभी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जिस तरह से उनका जीत मिली है, उनके हौसले बुलंद हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों? एक तो हिंदू आज भी वहाँ पे ज़्यादा है, दूसरा जो है ये लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी को साधना चाहते हैं। आप याद करिए जब भी मोदी जी जो अभी जो दिल्ली में जब भी ये हुआ था क्रिसमस का त्योहार हो रहा था तो वो चर्च में गए थे। और जितने भी बीजेपी में जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो क्रिश्चियन जो बीजेपी के फॉलोअर हैं, उन लोगों को सारे लोगों को केरला में लगाया गया है। जो क्रिश्चियन लोगों को ये समझाने के लिए कि बीजेपी के जो समर्थक हैं यानी हिंदू और जो भी क्रिश्चियन है, उनका एक ही आदमी है जिससे परेशान है, वो है मुस्लिम जो लोग हैं वहाँ पे जो रेडिकल मुस्लिम है उनकी वजह से। क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे लव जिहाद की घटना पहले आप देखेंगे तो मतलब एक जो कम्युनिस्ट पार्टी ने ही उठाया था इस मामले को और क्रिश्चियन लोगों के लिए उठाया था कि वहाँ पे कैसे क्रिश्चियन की जो लड़की है क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उनके लड़कियों के साथ लव जिहाद का हो रहा है, कोर्ट में गया था मामला। तो उन्होंने ये किया आरएसएस को भी बाद में सुना कि आप पढ़ेंगे तो आरएसएस को भी बुलाया गया था उसमें। उन लोगों ने बात किया जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं कि हम लोग मिलकर इससे लड़ सकते हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लव जिहाद जो गैर मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके साथ किया जा रहा है वो एक बहुत बड़ा घातक है। तो अगर हम मिल के अगर नहीं लड़ेंगे, इस चीज का सामना नहीं करेंगे, आने वाले दिन जो है दोनों के लिए ठीक नहीं है। तो अब बीजेपी एक तो मुस्लिम जो है उनको साधने का प्रयास नहीं कर रही है। वो जानती है कि ये लोग मुझे वोट नहीं देंगे। अब उनको पता है कि मुझे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है, जो एक होता है ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो उनको पता है कि जिस तरह से क्रिश्चियन जो बच्चियाँ हैं और चाहे हिंदू बच्चियाँ हैं, उनके साथ जिस तरह से घटनाएँ घट रही हैं, तो उस मुद्दे को मिला के अगर हम दोनों जो साथ चले हैं, तो हम एक सरकार बदल सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी उस चीज़ को क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से नहीं कर पा रही है, तो हम कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज के टाइम में आप देखेंगे तो बीजेपी की ज़्यादा वहाँ पे आप रैली भी हो रही है और वहाँ पे ज़मीन ऊपर में उनके कार्यकर्ता काम भी कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो अमित शाह इतना ज़्यादा फ़ोकस्ड होके बोले, तो इसका मतलब है वहाँ पे ज़मीनी स्तर पे काफ़ी काम हो रहा है, जो आने वाले दिनों में पता चलेगा। और ख़ासकर क्रिश्चियन कम्युनिटी को अपने तरफ खींचने के लिए काफ़ी जो बीजेपी के कोर टीम के लोग हैं, उसमें लगे पड़े हैं। और नरेंद्र मोदी भी आप देखेंगे कि आप किस तरह से जो कोई भी क्रिश्चियन कम्युनिटी का त्योहार होता है, उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं और उस तरह से शामिल होते हैं। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो अमित शाह दावा कर रहे हैं, तो क्या जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को जीता है, उस तरह से इस तरह की तैयारी से क्या पहली बार बीजेपी जो है, केरला में आने वाले चुनाव में अपनी दमखम से जीत सकती है क्या? ये तो वक़्त के गर्त में छुपा है, वो मतलब वक़्त में दबा है, आने वाले भविष्य में के अंदर छुपा हुआ है कि क्या होने वाला है। लेकिन अमित शाह की स्ट्रैटेजी जानते हैं कि अमित शाह जिस चीज़ में लग जाते हैं, आप उत्तर प्रदेश याद कीजिए। जब तक 2014 के पहले लोग मानते थे कि वहाँ पे बीजेपी नगण्य है, बीजेपी मतलब कुछ भी नहीं है। ये वहाँ पे ममता
जो मायावती और समाजवादी पार्टी का प्रभुत्व था। लेकिन कैसे अमित शाह ने एक-एक करके जो आदमी वोट नहीं दे सकता, जो कम्युनिटी वोट नहीं दे सकता, उनको हटा के और जो कम्युनिटी उस पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ है, उस कम्युनिटी को एक साथ लाकर और एक अपना अलग वोट बैंक बनाकर और चुनाव जिस तरह से साधा उन्होंने कि आज के टाइम में बीजेपी सबसे मजबूत पार्टी है। वही केरला में ये साधने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कि कितना सफल होते हैं।